आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा में हम देखेंगे कि जो भाषा है उसको लेकर विद्वानों ने क्या-क्या कहा और उससे क्या-क्या जो संबंधित मत है। सबसे पहले हम सामान्य आप परिचय या आप उसका जो भाषा का अर्थ क्या है, वो देखने का जो हम प्रयत्न करते हैं, भाषा हम कहते किसे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आप और हम जब जो भी है मान लीजिए मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, जैसे हम समाज में रहते हैं सर। और भाषा से हम करते क्या है, तो इसका प्रमुख जो है वो है वाद विचार विनिमय। भाषा हमारे लिए इतनी काम की है कि उससे हम जो है अपने विचार जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचार है वो समझ सकते हैं। तो भाषा जो है उसका समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि वो जो विचार विनिमय है उसका कार्य करती है भाषा। और ये क्या है, कैसे होता है, तो ये क्या है, शब्दों और वाक्यों द्वारा। तो शब्द और वाक्य है उनका हम प्रयोग करते हैं और उनके प्रयोग के द्वारा हम क्या करते हैं कि अपनी जो विचार विनिमय है, हमारी विचारों का आदान प्रदान है वो हम करते हैं। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं साधारण शब्दों में कहना चाहें तो। इसके बाद हम देखने का प्रयत्न करते हैं आगे और क्या है इसमें। लेकिन आगे देखिए, वाक्य और शब्दों के अलावा भी विचार विनिमय कुछ करते हैं। मान लीजिए जैसे कि सिर हिलाना है। जैसे मान लीजिए आपने आपसे किसी ने कुछ पूछा है, तो आप उसका हाँ या ना में जो जवाब देते हैं उसमें आप सिर हिलाकर जवाब दे देते हैं। तो वो भी क्या है, विचार विनिमय का आप कह सकते हैं, परंतु वो भाषा के अंतर्गत नहीं आता। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए निमंत्रण पत्र छपवाना, ये भी किसके द्वारा होता है, भाषा के द्वारा। और ये क्या है, विचार विनिमय करना ही है कि आप कुछ मान लीजिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आप दूसरों को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो किसके द्वारा हो रहा है, तो भाषा के द्वारा हो रहा है। तो निमंत्रण पत्र भिजवा देते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार विचार विनिमय का जो साधन है। तो इसी प्रकार जैसे आप अगर निमंत्रण पत्र ना छपवाया जाए, तो इसके अलावा जैसे और चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए जो गांव में होती है कि हल्दी सुपारी इलायची, इनसे भी जैसे मान लीजिए आपने शायद आज भी देखा हो कहीं पे, तो इनके द्वारा भी क्या है जो कार्य संपन्न किया जाता है। अब हम कह सकते हैं जैसे और कौन कौन से जो है मान लीजिए विचार विनिमय के जो रास्ते हैं, मान लीजिए कौन कौन से हैं। तो जैसे मान लीजिए रेलवे गार्ड, रेल चालक, ये क्या करते हैं, झंडियों से काम करते हैं। जैसे रेल को अगर रोकना हो तो जो लाल झंडी दिखा दी, जो झंडियां जो है मान लीजिए, जो लाल झंडी है जैसे ट्रेन को रोकना हो, दोबारा जैसे रेल को अगर चलाना है तो हरी झंडी के द्वारा। अब एक जो सबसे आगे है वो हरी झंडी नहीं दिखाएगा और एक सबसे पीछे है वो हरी झंडी दिखाएगा। तो अब ये क्या है, उनका विचार विनिमय हुआ ना इससे। उन्होंने भाषा का प्रयोग नहीं किया परंतु विचार विनिमय हुआ, और भाषा भी क्या कार्य करती है, विचार विनिमय का कार्य करती है। तो इसी प्रकार जैसे बिहारी की पंक्ति मैंने आपको काफी बार चर्चा की है, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो अब नैनन ही से बात, नैनो से बात करना, यानी आप आंखों से इशारे करके अगर किसी को कुछ समझा रहे हो, तो वो भी क्या कर रहे हो, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हो, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो। तो यहाँ पर यही बात मान लीजिए कहना चाह रहा है। इसके अलावा और तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए अंधेरे में क्या, जैसे हाथ दबाकर या मान लीजिए छू कर। तो जैसे मान लीजिए चोर है, मान लीजिए आपस में बातें करते हैं, मान लीजिए हाथ दबा लिया इसका मतलब रुक जाना है, या हाथ ढीला छोड़ दिया इसका मतलब आगे बढ़ना है, या इस प्रकार जो सांकेतिक भाषा आप जैसे कह सकते हैं, तो वो क्या है, वो हम इस भाषा की परिभाषा में शामिल नहीं करते उनको। हम समझ रहे हैं भाषा काम क्या करती है, और भाषा के अलावा ऐसी कौन कौन सी और चीजें हैं जो भाषा का कार्य करती है, भाषा की तरह कार्य करती है, परंतु इनको भाषा की परिभाषा में शामिल नहीं करते। इसी प्रकार और जैसे है मान लीजिए संकेत के लिए, जैसे आंख टेढ़ी करना, आंख मारना, आंख दबाना, खांसना, मुंह बिचकाना, जैसे ये चीज सारी चीजें है मान लीजिए। तो ये क्या है, एक प्रकार से विचार विनिमय के ही साधन है, परंतु भाषा के अंतर्गत इनको समाहित नहीं कर सकते हम। तो यह बात तो आपको जैसे मान लीजिए आपने देखा ही है काफी जगह कि जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो और बिना बोले ही आप एक दूसरे की बातें समझ जाते हो। आपने मान लीजिए कुछ इस प्रकार देखा है, या इस प्रकार आपने मान लीजिए कुछ किया है ऐसी चीज कि आपने कुछ बोला नहीं लेकिन आपका विचार जो है वो आगे पहुंच गया। तो इस प्रकार से खांसना है, आंख मारना, आंख दबाना, ये सारी चीजें हैं। इनसे क्या होता है, ये सारी चीजें ऐसे कार्य करती है मान लीजिए। तो इन सारी चीजों से क्या है, हमारे जो विचार है वो आदान प्रदान हो जाते हैं।
तो ये क्या है कि ये भी विचार विनिमय के होता है, लेकिन जो भाषा है वो हमारी कर्ण जो इंद्रिय है उनके ऊपर आधारित है, यानी जो हमारे कान है उनके ऊपर आधारित है। कि मान लीजिए जैसे आप अगर किसी का हाथ दबाते हो, आंख मारना है, आंख मान लीजिए जैसे कुछ भी करना है ऐसा, तो उसमें क्या है आपके कानों के द्वारा वो चीज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को मान लीजिए जैसे आंख मारना है या ऐसा कुछ कार्य कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आगे व्यक्ति है जिसको आप कुछ बताना चाहते हो, उसकी आंखें काम करनी चाहिए, उसको दिखना चाहिए आप क्या कर रहे हो, तो वो क्या है आंखों के द्वारा आपकी बात को समझ पाएगा। इसी प्रकार जैसे हाथ दबाना या हाथ छूना वो क्या स्पर्श आप कह सकते हैं उसके द्वारा। अब जैसे मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा पैरालिसिस या मान लीजिए जिसे बोलते हैं लकवा मान लीजिए, तब किसी को मान लीजिए हाथ पैर में कहीं पे लकवा मान लीजिए हो गया, तो उसके बाद में जिस हाथ या पैर में लकवा की शिकायत है, उसके लकवा हुआ, वहां उस अंग को शरीर के आप कितना ही दबाएं कितना ही कुछ करें उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, वहां उसकी जो स्पर्श की जो कार्य है, स्पर्श के जो मान लीजिए त्वचा के जो अंग है स्पर्श जो हमें बताते हैं कि स्पर्श हुआ कुछ, वो वहां खत्म हो गए। तो ये क्या है विचार विनिमय की जो भाषा के अलावा अन्य माध्यम है वो हमारी अन्य इंद्रियों के प्रयोग द्वारा विचार विनिमय होता है। तो जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो कहीं पे, रेड लाइट हुई तो आप रुक गए, ग्रीन लाइट हुई आप चल पड़े। अब ये क्या है, ये भी विचार विनिमय हुआ। रेड लाइट होते ही यानी कि आपको पता चला कि हाँ अब रुकना है हमें, यानी आपको रेड लाइट ने कुछ मान लीजिए पता चला, संकेत है उसमें और आप संकेत समझे, तो वो भी विचार विनिमय का ही आप मान सकते हैं क्योंकि आपने ये चीजें समझी। लेकिन जैसे अब हुआ क्या वहां पर भी, आपकी जो आंखें हैं वो कार्य कर रही है, वहां पर आपको आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये जो लाल है या मान लीजिए हरा है या क्या है। तो इस प्रकार, लेकिन जब भाषा की बात हम करते हैं तो वो क्या है कर्ण इंद्री पर आधारित है, जो हमारे कान है उसके ऊपर आधारित होती है ये। और क्या है, हम जो है सबसे ज्यादा अपने विचार विनिमय के लिए जो इसी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजों का प्रयोग हम जो है बिना भाषा के आप कह सकते हैं काम चला सकते हैं, परंतु जो गूढ़ विचार है और इतने विचारों के व्यक्ति है वो सारी सांकेतिक नहीं हो सकती, उसके लिए हमें क्या है आप कह सकते हैं भाषा की आवश्यकता है। और जो कर्ण इंद्रिय से हम जिसको ग्रहण करते हैं, कर्ण इंद्रिय से यानी कानों से जिसको हम सुनकर विचार विनिमय का आदान प्रदान करते हैं, उससे यहाँ भाषा से तात्पर्य है। जैसे कि वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता बोलता है, श्रोता सुनकर विचार भाव ग्रहण करता है। तो यहाँ क्या है कि एक व्यक्ति बोलेगा, ना कि कोई इशारा करेगा संकेत करेगा, एक व्यक्ति बोलेगा और आप जो है कान के द्वारा कान की सहायता से उस बात को सुनोगे और उस बात के जो शब्द है उसके भाव है विचार है उनका अर्थ है वो ग्रहण करोगे, ये है भाषा। तो हम जैसे मान लीजिए आगे देखें तो भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से बना है, ये भाष है भाप नहीं है, भाष धातु से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ है, यहाँ व्यस्त नहीं व्यक्त आएगा, तो व्यक्त वाणी अर्थात बोलना या कहना। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो व्यक्त वाणी यानी जो वाणी व्यक्त हुई या बोलना या कहना। तो हम साधारण शब्दों में जब हम विचार विनिमय की भाषा की बात करें तो हम दो प्रकार से कह सकते हैं। वो कौन किस किस प्रकार से कह सकते हैं, तो एक तो आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं जिसमें सांकेतिक भाषा भी शामिल है, पशु पक्षियों की भाषा भी शामिल है, जिसमें आप जितनी भी मान लीजिए हरी झंडी लाल झंडी है या हमारा जो ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल मान लीजिए कुछ भी है, या जैसे आंख दबाना हाथ दबाना, ये सारी चीजें शामिल है, वो तो है सांकेतिक चीजें, और वो सारी चीजें हमारी भाषा की परिभाषा में शामिल नहीं होती। दूसरी तरफ है जो हम मुख से जिसका उच्चारण करते हैं और कान के द्वारा जिसे हम सुनते हैं, वो है हमारी आप कह सकते हैं भाषा की परिभाषा में शामिल। हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। तो इतना हमें ज्ञात हो जाना चाहिए यहाँ तक कि हम किसको भाषा मानते हैं। जब हम भाषा की परिभाषा की बात करेंगे तो हम कौन सी बातों को भाषा की परिभाषा में शामिल करेंगे, तो वो सारी चीजें जो हमने पीछे पढ़ी है अभी तक, वो सारी चीजें भाषा की परिभाषा में हम छोड़ देंगे। चाहे वो मान लीजिए हरी झंडी हो या मान लीजिए कोई और ऐसी भी कोई भी चीज हो मान लीजिए, तो वो क्या है छोड़ देंगे, वो सांकेतिक है, भाषा की परिभाषा में उनको शामिल हम नहीं करते। अब हम भाषा की परिभाषा पढ़ते हुए हम जो है तीन प्रकार की परिभाषाएं देखेंगे। एक यह देखेंगे कि संस्कृत के जो विद्वान हुए आचार्य हुए उन्होंने भाषा को लेकर क्या कहा।
दूसरा ये देखेंगे जो हिंदी के विद्वान हैं उनका क्या मानना है, भाषा की परिभाषा को लेकर क्या परिभाषाएं दी गई है। और तीसरा ये देखेंगे कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं तो उन्होंने भाषा को लेकर क्या परिभाषाएं दी। ये तीन प्रकार के विद्वानों की परिभाषाओं को देखने का प्रयत्न करेंगे और फिर देखेंगे क्या तात्पर्य है इनका। अब अगर भाषा की परिभाषा की बात करें, अब देखिए कि ये क्या है कि किसी वस्तु शब्द की पूर्ण स्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। तात्पर्य है कि कोई भी परिभाषा है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है। किसी चीज की बिल्कुल सटीक परिभाषा देना, बिल्कुल स्पष्ट हो, वैज्ञानिक हो, उसमें कोई कमी ना हो, ऐसी परिभाषा जो अत्यंत दुष्कर यानी अत्यंत जो कठिन कार्य है, यह बात यहां पर कही गई है। और दोष कौन कौन से माने जाते हैं परिभाषा में, या कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक होता है अव्याप्ति दोष, एक होता है अतिव्याप्ति दोष, और एक होता है असंभव दोष। अब ये क्या होते हैं देख लेते हैं जल्दी से हम। अव्याप्ति दोष, व्याप्त का मतलब है व्यापक या व्याप्त होना, या उसका उसके अंदर शामिल होना, उसके अंदर फैलाव होना, इसको हम जो व्याप्त बोल देते हैं। मान लीजिए अव्याप्त का मतलब है उसमें वो चीज नहीं है। अ का मतलब अ जब हम उपसर्ग के रूप में लगाते हैं तो अ उपसर्ग लगाने के बाद उस चीज रहित हो जाती है वो। तो अव्याप्ति, अव्याप्ति का तात्पर्य यह है कि ऐसी परिभाषा जिसमें, अव्याप्ति में क्या है कि आपने ऐसी परिभाषा दी जिसमें जिस चीज की आप परिभाषा देना चाह रहे हैं वो पूर्ण रूप से नहीं आ सकी, यानी वो कुछ का कुछ छूट गया। जैसे मान लीजिए हम इसका कुछ उदाहरण देना चाहें, अव्याप्ति दोष किसमें होगा, अव्याप्ति दोष को समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि किताब की परिभाषा मान लीजिए आप देना चाह रहे हैं, तो अगर आप यह कहते हैं कि किताब वह है जो जिल्द के साथ है, और आगे कुछ भी लिखते हैं आप, ये परिभाषा दी, मान लीजिए आपने उसमें सहजिल्द शब्द का प्रयोग कर दिया, यानी जो जिल्द जिसके ऊपर हम चढ़ाते हैं मान लीजिए उसके साथ है वो किताब है। अब क्या है, क्या जिल्द जिसके ऊपर नहीं चढ़ा वो किताब नहीं हो सकती? इसका मतलब ये परिभाषा क्या कर रही है, ऐसी किताबों को अपनी परिभाषा से बाहर निकाल रही है जिसकी जिल्द नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या है, अव्याप्ति, यानी ये परिभाषा संपूर्ण किताबों को अपने अंदर नहीं समेट पा रही, इस परिभाषा से कुछ किताबें बाहर रह रही है, इसको बोलते हैं अव्याप्ति दोष। यानी कि आप किसी चीज की परिभाषा करें परंतु उस परिभाषा में वो सारी चीजें ना आ पाए, वो है अव्याप्ति दोष। इसके बाद अतिव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष का तात्पर्य है उसमें उस चीज से ज्यादा चीजें आ जाएं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप कहें कि गाय के बारे में कुछ बताएं और कहे गाय के सींग होते हैं मान लीजिए। अब क्या है, सींग सिर्फ गाय के होते हैं, यानी सींग जो है वो गाय के अलावा और पशुओं के भी होते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, जब आपकी परिभाषा जो आपने दी उससे भी, उसके अलावा भी अन्य चीजें आपकी परिभाषा में शामिल हो जाए। जैसे आप परिभाषा दे रहे हैं गाय की, लेकिन आपने सींग की चर्चा करते ही गाय के अलावा भैंस हो या और जिनके भी सींग होते हैं वो सारे भी आपकी परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। तो जिस चीज की आप परिभाषा देना चाह रहे हैं उस परिभाषा में आप जिसकी परिभाषा दे रहे हैं उसके अतिरिक्त अन्य चीजें भी शामिल हो जाए, वो है अतिव्याप्ति। अति का मतलब ज्यादा हो जाना, अधिक हो जाना, और ए का मतलब नहीं होना, कम होना। तो जब आप किसी चीज की परिभाषा दे रहे हैं परंतु उस परिभाषा में कुछ चीजें छूट रही हों उसी संबंधित, तो वो है अव्याप्ति। और जब आप परिभाषा दे रहे हो परंतु उस चीज में उससे अधिक चीजें, उससे जो अन्य चीजें हैं वो भी शामिल हो जाएं, उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। और असंभव है मान लीजिए जो संभव ना हो साधारण शब्दों में, तो ये है दोष माने जाते हैं परिभाषा के। आप इनकी चर्चा कर सकते हैं चाहें तो। इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत आचार्यों की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो संस्कृत में हम एक आचार्य जो है महर्षि जो पतंजलि है, उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी जो रचना है, अष्टाध्यायी नाम की रचना है जो पाणिनि ने लिखी, कि महाभाष्य में भाषा की परिभाषा दी है। वो परिभाषा क्या है, परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं हम, किसने लिखी है तो हम देख लेंगे। इन्होंने कहा व्यक्ता वाची वर्णा येषाम तय इमे व्यक्तवाच। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वर्णों, ये है वर्णा, इसका तात्पर्य है वर्णों, वर्णों यानी कि जो हमारे वर्ण है, वर्णों द्वारा व्यक्त जो सार्थक वाणी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं।
तो वर्णों द्वारा सार्थक वाणी जो व्यक्त होती है, इसमें यह कहा गया व्यक्त यानी व्यक्त होती है, वाची का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर वाणी, और वर्णा मतलब वर्णों से। तो वर्णों से जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाषा। साधारण शब्दों में ये परिभाषा का अर्थ है इसका। तो ये परिभाषा आप देख लेना कि व्यक्ता वाची वर्णा ये शाम तय इमे व्यक्तावाच। इसका तात्पर्य क्या है, वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है उसे या भाषा हम कहते हैं, वही भाषा है, उसे भाषा कहते हैं। ये हमारी हुई संस्कृत की परिभाषा। और अब देखिए इस परिभाषा से भी स्पष्ट है वर्णों द्वारा अभिव्यक्त हो, यानी अब आप संकेत करते हैं, जैसे आप मान लीजिए मैंने कहा झंडियों के द्वारा, जो हरी झंडी या लाल झंडी है, या जो आप मान लीजिए जैसे आप सिग्नल कहते हो रेड लाइट या ग्रीन लाइट है, या मान लीजिए हाथ दबाना, आंख मारना है, ये सारी चीजें से आप क्या है, आप कुछ चीजें समझ पा रहे हैं, भाषा से जो कार्य करते हैं वो कार्य कर पा रहे हैं आप, परंतु यहाँ पर क्या है कि ये जो है वर्णों द्वारा अभिव्यक्त नहीं है, इसलिए हम इसको भाषा नहीं कहते इस परिभाषा के अंतर्गत देखा जाए तो। इस परिभाषा में कहा गया कि जो सार्थक, जो वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। अब ये तो है संस्कृत की परिभाषा। अब हम देखते हैं भारतीय विद्वानों की परिभाषा देखने की कोशिश करते हैं, भारतीय विद्वानों ने क्या क्या कहा। आधुनिक भारतीय व्याकरणों, व्याकरणों का तात्पर्य है व्याकरणकर्ता, व्याकरण लिखने वाला है व्याकरण। भाषाविदों की परिभाषाएं आधुनिक में भाषा की परिभाषा पर कुछ नए ढंग से विचार करने का प्रयत्न किए गए हैं, और ये परिभाषाएं कौन कौन सी हैं देखने की कोशिश करते हैं हम। तो विद्वान है पंडित कामता प्रसाद गुरु, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु, पुस्तक हिंदी व्याकरण, उसमें उन्होंने जो भाषा की परिभाषा दी वो देखिए क्या है, समझने की कोशिश करेंगे हम। भाषा वह साधन है, साध्य यानी साधन है, साधन का तात्पर्य है कि भाषा द्वारा हम कुछ कार्य करना चाहते हैं और जिस पर पहुंचना चाहते हैं उसके लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं वो है साधन। दो चीजें होती है, साध्य और साधन। साध्य वो है जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, और साधन वो है जिसके द्वारा आप कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अगर पास होना आपका साध्य है, तो आप जो माध्यम चुनते हैं उस पास होने के लिए वो सारे साधन है। जैसे आप किताब ली, आप पढ़ते हैं किताब के द्वारा, वो साधन है, और आपका साध्य क्या हुआ, जैसे पास होना है मान लीजिए। तो इस प्रकार जो भाषा क्या है, साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकता है। इसमें दो बातें हैं, भाषा वह साधन है, साध्य क्या है यहाँ पर, विचारों का आदान प्रदान, यानी आपका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मेरे विचार दूसरे तक पहुंच पाए या दूसरे के विचार आप भली भांति ग्रहण कर पाए, ये है हमारा साध्य। और इसमें साधन क्या है, भाषा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा क्या होता है कि मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट कर सकता है अच्छी प्रकार से, और दूसरों के विचार खुद है वो अच्छी प्रकार से समझ सकता है। ये है कामता प्रसाद गुरु ने जो भाषा की परिभाषा दी, वो ये परिभाषा है। धूनीचंद है, उन्होंने, इनकी जो पुस्तक है वो है हिंदी व्याकरण। धूनीचंद की पुस्तक है हिंदी व्याकरण, उसमें जो उन्होंने परिभाषा लिखी वो क्या है, क्या परिभाषा है उनकी, वो देखिए। हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जो ये ध्वनियां हम बोलते हैं वो क्या है, सांकेतिक है, यानी संकेत मात्र है। तो ध्वनियां क्या है, संकेत है, और संकेत किसके लिए है, ताकि हम कुछ चीजों को समझ पाए। तो इन्होंने यह कहा कि हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए, जो अपने मन में कुछ भाव है उसको हम बताना चाहते हैं भाषा के द्वारा, और उस भाव को प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनि को उच्चारण करते हैं, जो संकेत रूप में जो ध्वनियां हैं जो हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, मान लीजिए वो ध्वनियां है और सांकेतिक है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ है जो आप समझ पा रहे हैं, तो सांकेतिक ध्वनियों का जो उच्चारण करते हैं उन्हें हम भाषा कहते हैं। तो ये बात इसमें मान लीजिए प्रमुख है। इसके बाद देखिए डॉक्टर बाबू सक्सेना है, जो राम बाबू सक्सेना, वो क्या कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। इसमें साधारण सा कह दिया गया है विचार विनिमय, यानी विचारों का आदान प्रदान करना।
इसी प्रकार श्याम सुंदर दास जो है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है भाषा विज्ञान। इसमें ये क्या लिखते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार जो होता है उसे भाषा कहते हैं। वही बात कह रहे हैं साधारण शब्दों में, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच, यानी बोलने का जो कार्य है वो दो मनुष्य करेंगे आपस में, तो मनुष्य और मनुष्य के बीच यानी दो मनुष्य जब आपस में वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा, यानी आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो सारी बातें आप कह सकते हैं, तो अपनी इच्छा है कुछ भी, और मति यानी आपका क्या मत है, क्या विचार है, क्या इच्छा है, उसका जब आप आदान प्रदान करते हैं, और उस आदान प्रदान करने के लिए जो आप ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कुछ बुरी लगती है, किसी चीज के बारे में आपके जो विचार है, उन विचारों को जब दूसरे मनुष्य को बताते हैं, उसका जो आदान प्रदान करते हैं कि आप अपने विचार उसको बता पाए और उसके विचार जान पाए, तो उन विचारों को जानने के लिए और अपने विचारों को बताने के लिए जब जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं भाषा। अब दो ही परिभाषा और देखनी है, पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं क्या क्या है। सिर्फ पाश्चात्य विद्वान क्या है और कैसे परिभाषाएं दी इन्होंने, तो जो प्लेटो हुए, प्लेटो ने क्या परिभाषा दी है, देखिए, विचार आत्मा की मूक बातचीत है। यानी आप जब विचार करते हैं खुद अकेले, जब आप कुछ विचार कर रहे हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो ये प्लेटो कहते हैं वो क्या है, आत्मा की बातचीत। और कैसी बातचीत है, मूक, यानी उसमें कोई आवाज नहीं होती, परंतु आपकी आत्मा है उसकी बातचीत है वो। लेकिन आगे क्या कहते हैं, पर वही यानी कौन सी, आत्मा का जो विचार है, मूक बातचीत, जब ध्वन्यात्मक होकर मतलब ध्वनियों का रूप लेकर, जब क्या है वो ध्वनियों का रूप धारण करके होठों पर प्रकट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। साधारण शब्दों में बिल्कुल आसान सा, कि विचार कुछ भी करते हैं वो क्या है, तो आत्मा की मूक बातचीत है, और जब वो ध्वनि के माध्यम से प्रकट होती है तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। सिर्फ इतनी सी बात कही। इस प्रकार हेनरी स्वीट है, उन्होंने क्या कहा, जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि ध्वनियां कौन सी हो, व्यक्त ध्वनियां हो, व्यक्त कर पाए जैसे ध्वनियां, जिन ध्वनियों को आप व्यक्त कर पाए, तो जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा और किसके व्यक्ति हो, विचारों के व्यक्ति हो, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये जो है विभिन्न विद्वानों ने भाषा को लेकर परिभाषाएं दी है।